लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे क्लास अपनी खत्म करी थी और हम आज पढ़ने वाले थे कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जिसको मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा भी दिया था कि कंट्रोल इन्वायरमेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, है ना। किस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सब क्या है, इन सब को जोड़ दें तो बेटा हमारा क्या बनता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मैं भी मूड में आ रहा हूँ धीरे धीरे आपके वाले। सही है? अरे सही बोला क्या? तो कंपोनेंट अपने को पढ़ने का है आज। पहला कंट्रोल इन्वायरमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है, चौथा कंट्रोल एक्टिविटी क्या है रेलिवेंट टू दी ऑडिट और मॉनिटरिंग कंट्रोल, है ना। इन सबको अगर हम मिला दें, जोड़ दें, तो हमें समझ में आता है कि इस जगह का या किसी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है। डन? पहला पढ़े। बहुत बहुत इजी इजी है, पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएगा सारा आज का। आज कोई टेक्निकल पॉइंट है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगेगा बीएसटी की क्लास है। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा मेरे को भी वाइब नहीं आ रही थी कि कुछ समझाने का ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा लगता है बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं। जैसे कल वो पढ़ा रहा था मैं, आरएमएम और वो वाला, तो मजा सा आ रहा था। ये वैसा सा नहीं है, ये टुच्चा सा है। आइए, कह रहा है कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट बोले तो हाँ, जहां पे एक सिस्टम बना हो वहां पे, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, आप किसी नॉर्मल कंपनी में जाओगे और आप मान लो सीआईडी के बिल्डिंग में जा रहे हो। कभी गए हो आप? सीबीआई की बिल्डिंग देखी है आपने? सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है दिल्ली में, एनआईए की। चलो कोई भी ऐसी जगह, तो आप वहां जाते हो तो वहां पे आपको कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा दिखता है? मतलब वहां पे आपको लोग ना, जो नीचे लेवल के लोग होंगे वो अपना काम कर रहे होंगे, जो ऊंचे लेवल के लोग होंगे वो अपना डायरेक्टर लेवल का काम कर रहे होंगे, है ना। जो सुपरवाइजर असिस्टेंट टाइप के लोग होंगे वो अपना काम कर रहे होंगे। तो वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो इन्वायरमेंट है, हाँ, तो मैं बता रहा था आप वैसी जगह जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है ना। जैसे कि हम ये बोल दें कि आप नॉर्मल ट्यूशन में जाते हो किसी, जैसे आप छोटे बच्चे थे जब 11th 12th में, 9th में, 10th में, तो वहाँ का कंट्रोल एनवायरनमेंट और आपके स्कूल का कंट्रोल एनवायरनमेंट, दोनों में बहुत फर्क होता है। जो नॉर्मल कोचिंग, जैसे यहाँ का कोचिंग एक तरह से, और आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट, है ना, कोई हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि कंट्रोल, अरे कॉल मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्कूल की, तो आप वहां बोलोगे वहां पे स्ट्रिक्ट है। डन? आप ऐसी जगह गए हो किसी कंपनी में चेक करने, कभी सिस्टम पे कोई आके बैठ जाता है, एक ही काम को कभी कोई कर रहा है, दूसरा थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो तीसरा आके बैठ गया, अब वो वाला काम कोई दूसरा कर रहा है, तो आप बोलोगे उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है, यानी अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है। या आप अगर गवर्नेंस से देखो, है ना, एथिकल वैल्यूज से देखो, वहां पे गाली गलौज चल रहा है। आप कंपनी में गए हो ऑडिट करने, वहां पे गाली गलौज चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कितना एजुकेटेड स्टाफ है, कितना अच्छा कंट्रोल होगा वहां पे, है ना। तो इन चीजों से एनालाइज हो जाएगा, इन चीजों से ही रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। डन? पढ़े, समझ में आ जाएगा। आइए, कह रहा है कंट्रोल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन एंड द एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड those charged with governance as to the internal control and its importance। क्या बोला, बताना। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है वहां का। डन? वहां का मैनेजमेंट फंक्शंस कैसे हैं, वहां के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, वहां पे अवेयरनेस कैसी है, कहाँ पे बोलो, कंपनी में। कहीं दीदी ऐसा तो नहीं लग रहा है ये सब मैं पढ़ाती हूँ और मैं पढ़ रही हूँ? तो हंसी क्यों आ रही है आपको? आ जाओ। एक्शंस, मैनेजमेंट का एक्शन कैसा है, आप कुछ पूछने गए, मैनेजमेंट ने बोल दिया कल देखते हैं, है ना। या किसी चीज पे आप कोई उसे फ्रॉड बताना चाह रहे हो, मैनेजमेंट कह रहा है हाँ ठीक है, होने दे, जो हो रहा है होने दे, चलता रहता है इधर, है ना। तो आपको उस चीज से समझ में आ जाएगा।
तो कह रहा है गवर्नेंस, मैनेजमेंट फंक्शन, एटीट्यूड, अवेयरनेस, एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस रिलेटेड टू द इंटरनल कंट्रोल। और उसकी इंपॉर्टेंस से हमें समझ में आ जाता है कि वहां का कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है। आइएगा, कंट्रोल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, उसमें ये सब इंक्लूड है। अगर मैं बोलूं कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब ओवरऑल इन्वायरमेंट है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह का इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे मैंने बोल दिया, कई बार आपके साथ भी होता होगा, कहीं भैया जॉब वॉब पे जाते होंगे तो अपने भैया को फोन कर देते हो, आप भैया प्रिंट आउट ले आना बहुत सारे, मेरे को पढ़ना है ना। तो भैया क्या करता है, ऑफिस का प्रिंटर यूज करके वहां पे 50 पेजेस का 100 पेजेस का प्रिंट आउट निकाल के ले आता है। तो यानी वहां का कंट्रोल इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, स्टेशनरी का मिसयूज हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। कंट्रोल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, आइएगा, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू। यानी वहां पे लिखा तो है, वही वाला सीन है ना, बोलते हैं यहां मत थूकना और वहीं पे लोग थूक के जाते हैं। कहने का मतलब है आपने आपने एथिकल वैल्यूज वहां लिखी तो हुई है लेकिन वहां फॉलो नहीं हो रही। आपने एक बोर्ड पे सजाया तो हुआ है लेकिन वहां फॉलो नहीं हो रहा। वहां पे लिखा है महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वहां गाली गलौज चल रहा है और लेडीज स्टाफ भी बैठा है सामने। तो आपको लगेगा ना कि कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में आपको? सर इससे ऑडिट का क्या लेना देना? आपको बातों से ही समझ में आ जाएगा कौन बंदा कितना प्रोफेशनल है और कितना नहीं है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन बंदा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या नहीं लेता है। सब कुछ एनवायरनमेंट पे ही तो डिपेंड करता है ना। अभी आपको मतलब किसी ऐसे बच्चे को जो किसी बेकार स्कूल में पढ़ता था, उसे किसी अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, वो बच्चा अपने आप अच्छा कैसे हो जाता है? एनवायरनमेंट से ही तो होता है, क्योंकि बच्चा वहां पे अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकता। तो आपको भी वहां का इन्वायरमेंट पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट गलत है, तो वहां पे आपका रिस्क हाई होगा और इंटरनल कंट्रोल में गलतियां होंगी। आ रहा है समझ में आपको? चले आइएगा, कमिटमेंट टू दी कॉम्पिटेंस। कितनी कमिटमेंट है वहां के स्टाफ में कॉम्पिटेंस को लेके? समझ में आ रहा है? कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस समझाने की जरूरत है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस का मतलब यह है कि कितने वो कमिटेड हैं अपने काम को लेके। डन। आइएगा, इससे क्या, इससे कंट्रोल इन्वायरमेंट समझ में आएगा? हाँ आएगा। बंदे को कोई काम मिला है, कल आप कोई काम देके गए थे, सर सेल की रिपोर्ट बनवा देना, सर मेरे को ना जीएसटी के पोर्टल के हिसाब से बता देना कि कितनी परचेजेज हैं। काम ही नहीं हो रहा, बंदे ने बोला हाँ कर दूंगा, लेकिन आपको पता है बंदा जीएसटी के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। बंदा आपसे बोल रहा है मैं कर दूंगा, यानी वो कॉम्पिटेंस दिखा रहा है लेकिन कमिटेड नहीं है उस कॉम्पिटेंस को लेके। समझ में आ रहा है? डन। तो वहां का कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा। पार्टिसिपेशन बाय दी दो चार्ज विद गवर्नेंस। क्या जो सीनियर्स हैं, यानी जिनके हाथ में अथॉरिटी है, क्या वो भी काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या बस एक बार बोल दिया ये कर देना और 5 साल बाद पूछते हैं हुआ या नहीं हुआ? होगा काम बताओ आप? नहीं होगा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को असाइन करी है तो उसको चेक भी करना पड़ेगा। आइएगा, मैनेजमेंट साइकोलॉजी एंड ऑपरेटिंग साइकिल। मैनेजमेंट की साइकोलॉजी क्या है? अब मैनेजमेंट ही ऐसा है, कहता है कंट्रोल वंट्रोल से कुछ नहीं होता, धंधे से मतलब है अपने को, टर्नओवर दिखाओ बस। तो साइकोलॉजी ऐसी है कि इंटरनल कंट्रोल नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। सही है, कंट्रोल इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल एक लिमिट तक ही होगा, एक लिमिट तक ही होगा। डन। एक कंपोनेंट मिसिंग होगा तो बाकी के कंपोनेंट अपने आप उस पर फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? चले आइए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का? हायरार्की सिस्टम है नहीं है? ऐसा सिस्टम है कि जो नीचे लेवल का काम है उसका जो काम ऊपर लेवल का बंदा मिडिल लेवल का चेक कर रहा है, मिडिल लेवल का टॉप लेवल चेक कर रहा है? ऐसा सिस्टम बनाया या नहीं बनाया? सब अपने आप में बोझ तो नहीं है। हाँ, एक कंपनी में गए, वहां से आपसे पूछा गया बॉस कौन है, हर कोई बोलता है मैं हूं, है ना। तो वहां पे क्या चल पाएगी? ईगो ही आ जाएगा वहां पे बीच में, है ना। कोई एक दूसरे को काम बताएगा तो
सीनियरिटी के हिसाब से काम करेंगे ही नहीं लोग। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप स्टडी करोगे, वहां पे अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मेरे को बताओ अगर हिरार्की वाला सिस्टम होगा तो आप बोलोगे ना एक अच्छा इन्वायरमेंट है, बोलोगे ना कंट्रोल इन्वायरमेंट है। डन, आ रहा है समझ में आपको? तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है क्या हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट। और कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है? वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आ रहा है आपको? आइएगा, असेसमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या जो अथॉरिटी हमने जिसको दी है, क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जिसको दी है, सॉरी असाइनमेंट है, क्या सारी अथॉरिटी हमने अपने पास तो नहीं रखी हुई? ऐसा होता है ना, अपुनिच भगवान है। अब मान लो मैंने सारी अथॉरिटी रखी हुई है, तो काम तो उस हिसाब से चल ही नहीं पाएगा, मेरे को डेलीगेट तो करना पड़ेगा काम। एक सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि मैं बाकी लोगों को भी ऑथराइज करूं। क्या एक सिंगल आदमी हर चीजों पे कंट्रोल रख सकता है? नहीं रख सकता। वहां पे डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, मैनेजर्स आपको हायर करने ही पड़ेंगे अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की है। ऐसा तो नहीं है कोई इसमें बायसनेस हो रही हो, किसी एक बंदे को ही सब कुछ दे रखा हो। आ रहा है? कह रहा है एचआर पॉलिसी एंड प्रोसीजर कैसे हैं। तो ये चीजें आप स्टडी करके कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझ सकते हो। डन। कंट्रोल एनवायरनमेंट का अगर मैं क्रक्स बताऊं तो क्या है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट के फंक्शन कैसे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, वहाँ के एम्प्लॉय का, वहाँ के स्टाफ का, वहाँ कंपनी का यानी मैनेजमेंट का अवेयरनेस कैसी है, एक्शन कैसे हैं उनके टुवर्ड्स दी मैनेजमेंट, और इंटरनल कंट्रोल को वो इंपॉर्टेंस देते हैं या नहीं देते। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वेदर देयर इज ए कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट और नॉट। चले, इजी है, बिजनेस जैसा लग रहा होगा, चले, लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। भाई इंक्लूड्स पेंस, है ना। आइएगा, अब यहां पे आ जाते हैं, यही पढ़ रहे हैं क्या अपन? हाँ, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, उसमें से एक हमने पढ़ लिया। डन, पढ़ लिया क्या? अरे बोलो, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा है? एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा है? क्या रिस्क असेसमेंट आप जान चुके हो करना 315 के हिसाब से? हाँ, तो वो रिस्क आप एसेस करोगे क्या? हाँ, तो ये तो हम जान चुके हैं, आगे आ जाए। एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है? इंफॉर्मेशन सिस्टम बोले तो हम जो भी अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम जो भी वहां पे ट्रांजैक्शन और इवेंट हो रही है, उनको रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं? क्या वहां पे ईआरपी सिस्टम लगा हुआ है? हाँ, क्या वहां पे सैप लगा हुआ है? सैप होता है ना ईआरपी, आपको पता होगा, आप जाओगे तो चलाओगे। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जब जाओगे ऑडिट वगैरह करने या जॉब पे जाओगे तो आपको सैप ही मिलेगा चलाने को, एसएपी बोलते हैं। डन, वो एक तरह का ईआरपी सॉफ्टवेयर है, यानी अगर मैं कहीं पे भी सेल की एंट्री मार रहा हूँ तो वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकती है। समझ में आया? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां उन सबकी अकाउंटिंग सैप पे होती है। आइएगा, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड डिजाइन एंड एस्टैब्लिश टू, कोई कोई प्रोसीजर या रिकॉर्ड्स जो हमने डिजाइन करे हैं एस्टैब्लिश करने के लिए, क्या इनिशिएट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एंड रिपोर्ट करने के लिए ट्रांजैक्शंस। ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। समझ में आ रहा है आपको? इंफॉर्मेशन सिस्टम वाह क्या है बताइएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? कह रहा है प्रोसीजर और रिकॉर्ड्स जो हमने डिजाइन करे हैं स्टैब्लिश करने के लिए, इनिशिएटिंग द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन। वही है। तो यानी किस तरीके से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रही है, किस तरह से फिर वो रिकॉर्ड में जा रही है, रिकॉर्ड में जाने के बाद किस तरह से प्रोसेस होकर उसकी रिपोर्ट बन रही है, ये पूरा क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। आ रहा है समझ में आपको? जैसे टैली, मैं अगर टैली की बात करूं, मेरे बच्चे इधर प्लीज, मैं अगर टैली की बात करूं तो टैली पे भी रिकॉर्डिंग होती है। उससे पहले इनिशिएट कैसे कर रहे हैं हम ट्रांजैक्शन को? रिकॉर्डिंग से ही तो स्टार्ट होता है, लेकिन इनिशिएट कैसे कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को, ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। जैसे
इनिशिएट होने का मतलब सेल्स हमारी हो किस तरीके से रही है, क्या परचेज ऑर्डर आता है तब हम सेल करते हैं, या कोई हमने ई मोड बना रखा है कि ऑनलाइन के थ्रू हमें ऑर्डर आ रहे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो रिकॉर्डिंग से पहले का भी जो पार्ट है वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही आएगा। आया समझ में? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर बोले तो हम बोलेंगे प्रोसीजर डिजाइन किसके लिए, इनिशिएट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिपोर्ट निकालने के लिए, किसका, ट्रांजैक्शन का। आइए, और रिजॉल्व करने के लिए इन एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि वो रिजॉल्व कर देता है इन एक्यूरेट ट्रांजैक्शन को? डन। बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम आते हैं बेटा, जो आप जैसे वैल्यूज डालोगे ना, कुछ मान लो आप गलत एंट्री भी पास कर रहे हो तो वो आपको एक एरर मैसेज दे देगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। डन। जैसे मान लो हमारा टैली बता देता है जब आप जीएसटी नंबर गलत डाल रहे हो, आपके दिमाग में क्या आएगा, मेरे को बताओ, आपने विद इन स्टेट सप्लाई करी है तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगे, सिंपल है। लेकिन गलती से आपने जीएसटी नंबर गलत डाल दिया था वहां पे, और आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा रहे हो, और जीएसटी नंबर आपने डाल दिया आउटसाइड स्टेट का, लगना क्या चाहिए था वहां पे फिर, आईजीएसटी। लेकिन गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए था, लेकिन गलती से आपने आउटसाइड स्टेट का कोड डाल दिया, तो वहां पे अपने आप आईजीएसटी लगेगा। जब आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे ना तो वो एरर मैसेज जनरेट कर देगा और बोलेगा कि ये विद इन आउटसाइड स्टेट की ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। तो फिर आपको गलती मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी बताओ? आपको गलती मिल जाएगी, उससे आप क्या कर लोगे, उसको रिजॉल्व कर लोगे। समझ में आया? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या आपका इस तरह का है कि वो रिजॉल्व कर दे इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। आ रहा है? एक चीज और बताता हूं, जब हम टैली में एंट्रियां करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट जब मैच नहीं होगी ना, वो खुद ही डिफरेंस दिखाता रहेगा। यहाँ पे तो आपको निकालना पड़ता है, अभी आप मैनुअली सीखते हो, बैलेंस शीट बनाते हो 12th क्लास तक, 11th क्लास तक, और जो आपने फाउंडेशन में भी करा होगा, तो वहां पे तो आपको टैली करना पड़ता है ना, तब समझ में आता है कि डिफरेंस आ रहा है। लेकिन वहां सिस्टम अपने आप करता रहता है और वो शो करता रहेगा कि डिफरेंस इतने का आ रहा है आपकी बैलेंस शीट में, तो आपको दिखता रहेगा कि डिफरेंस आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डबल एंट्री में अगर डिफरेंस आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो अर्थमेटिकल एरर है या कंसेप्चुअल एरर है। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? आइएगा, कह रहा है ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टू द जर्नल लेजर। किस तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करी जा रही है, कहां पे, जर्नल लेजर में। अच्छा, क्या होता है सैप में, ऐसा होता है सारी की सारी ट्रांजैक्शन पहले जर्नल लेजर में डाली जाती हैं। डन। सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहां पे डाली जाती हैं, पहले जर्नल लेजर में डाल देते हैं, फिर वहां से पिक करते हैं कि ये वाली ट्रांजैक्शन सेल की है, सेल में ट्रांसफर होगी, ये वाली ट्रांजैक्शन परचेज की है, परचेज में ट्रांसफर होगी, ये डेटर का बैलेंस है, ये डेटर लेजर में जाएगा। समझ में आया? पहले हम जर्नल लेजर में डालते हैं सारी ट्रांजैक्शन, फिर वहां से हम उसको ट्रांसफर करते हैं। तो कह रहा है कि क्या सारी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो गई है जर्नल लेजर अकाउंट में? जो ट्रांसफर नहीं हुई इसका मतलब अभी उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हुई। क्लियर है? आगे आइए, कह रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कैप्चर हो रही है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, एज वेल एज अदर भी होती है। जैसे मैंने बोला कि रिकॉर्डिंग से पहले की जितनी भी चीजें हैं, जिस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, वो सारा सिस्टम ही क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आ रहा है या नहीं आ रहा? इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने का मतलब क्या है, ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना, क्लाइंट से बात करना, फीडबैक, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो है। तो उस सिस्टम को जिस प्रोसेस के थ्रू हम कर रहे हैं उसको ही तो हमने बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जिस सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। आया? आगे आइए, ensure the information required to be disclosed in the financial statement as per the requirement of applicable FRF is accumulated, processed, summarized and reported in the financial statement। तो ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो हमें एश्योर करता है कि जो हमें एफआरएफ के हिसाब से जितनी भी रिपोर्टिंग चाहिए वो सारी उस सिस्टम से प्रॉपरली निकल के आ जाए। वही है, जितने भी सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग से रिलेटेड बने हुए हैं, टैक्स से रिलेटेड बने हुए हैं, वो इसी चीज पे बने हुए हैं कि एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से
वो हमें चीजें करके दे। जैसे आप फ्यूचर में अभी जाओगे जब आर्टिकलशिप में, तो टैक्स के भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको, तो वो टैक्स का सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स के हिसाब से काम करेगा, अगर वो इनकम टैक्स का होगा तो। आप अगर प्रोविजन में डालोगे ना, जैसे एटीसी में कितना मिलता है मैक्सिमम, 1.5 लाख, तो अगर वहां आप 2 लाख डालोगे तो वो 1.5 लाख ही पकड़ेगा। वो आपको बता देगा कि भैया आप ज्यादा डाल रहे हो, इतना आपको मिलेगा नहीं। तो यानी वो सिस्टम एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से काम कर रहा है ना। अभी आप कौन सा असेसमेंट ईयर पढ़ते हो, 23-24? अभी रिबेट बढ़ी थी, मोदी जी ने रिबेट बढ़ाई थी न्यू रेजिम में, 7 लाख तक कर दी थी 87 की रिबेट। 87A, सेक्शन 87A। कितनी रिबेट है अभी आपके असेसमेंट ईयर में? आपके में भी 5 लाख ही है। जो रिबेट बढ़ाई है, जो रिबेट बढ़ाई है मोदी जी ने, वो अगले असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल होगी। आइएगा। हाँ हाँ, वही वाला वही वाला। उतना टैक्स जीरो हो जाता है, वो माइनस हो जाता है टैक्स निकालते हैं तो। 5 लाख तक अगर टैक्स निकालोगे तो 12,500 आता है, 87 की रिबेट की वजह से वो आपको भरना नहीं होता, क्योंकि रिबेट मिली हुई है। चलें आगे। आइए, इतना समझ में आया? हाँ, समझाने लायक चीजें नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। चलें, आइएगा। ये आपका होमवर्क है, प्लीज मार्क कर लीजिएगा। ऑडिटर कंसिडरेशन वाइल ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप पढ़ लोगे ये? हाँ, ये क्या बोल रहा है बताओ? कह रहा है ऑडिटर को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए जब वो अंडरस्टैंड कर रहा हो इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें वो बातें आ जाएगी, एडिटेबल तो नहीं है, क्या प्रॉपरली रिकॉर्ड करा जा रहा है नहीं करा जा रहा, प्रॉपर ऑथराइजेशन है या नहीं है, किसको ऑथराइजेशन मिली है, कोई अनऑथराइज बंदा तो नहीं कर लेता, लॉक वगैरह लगाए हैं नहीं लगाए, वो सारी चीजें आ जाएंगी। डन, बुक से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइएगा, अगला अगला भी आपका होमवर्क, ऑडिटर कंसिडरेशन एज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन। अच्छा, जो होमवर्क अपन लेते हैं यहाँ पे, मैं बोलता तो हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ना उसे छोड़ना भी नहीं है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना हम क्लास में करते हैं। समझ गए? अब आपको लेना कैसे है वो आपको देखना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको वो पढ़ना नहीं है। पेपर में वहां से भी आ सकता है, पेपर में कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये आप रीड मारोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए अपन ने ये सब होमवर्क में डाला है। आप सिर्फ रीड मारोगे ना बुक से, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। चले, आइए। अब अगला क्या आ रहा था, यहां तक पढ़ लिया इंफॉर्मेशन सिस्टम तक। अगला क्या है? कंट्रोल एक्टिविटी, फिर मॉनिटरिंग की बात करेंगे। आइए, कंट्रोल एक्टिविटी भी बहुत इजी है। कंट्रोल एक्टिविटी क्या है? एक कंपोनेंट है किसका? इंटरनल कंट्रोल का। अभी तक हमने 3 कंपोनेंट पढ़े, बताइएगा कौन कौन से। नंबर 1 कंट्रोल इन्वायरमेंट, नंबर 2 रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट मैंने बोला ये आप पढ़ चुके हो, एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, और थर्ड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम तो बनेगा ना कंट्रोल का पार्ट, आप बताओ आपको लगता है या नहीं लगता? अगर वहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम ही नहीं है बढ़िया, तो क्या वहां पे अच्छा इंटरनल कंट्रोल होगा? सही है। तो आप तो खुद ही मास्टर हो कंपनी एक्ट के, आप खुद ही बता दोगे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, जो ऑडिट ट्रेल मेंटेन करता हो और वो एडिटेबल ना हो। अगर वैसा पाया जाएगा आप बोल दोगे बढ़िया इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। आया नहीं आया? मास्टर हो या नहीं हो आप? आइए, कंट्रोल एक्टिविटी क्या है? कंट्रोल, आइए, इजी है बहुत। कंट्रोल एक्टिविटी वहां पे है या नहीं है, तो उससे हमारा डिसाइड होगा कि कैसा हमारा इंटरनल कंट्रोल है। आइएगा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर दैट हेल्प ensure that help in ensuring that management directives carry क्या लिखा है, carried out control activity including the following। कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, सुन लेना, मैं बता देता हूँ आपको, वर्डिंग पे ना जाए तो।
क्या हो गया यहाँ पे? अबे हैंग हो गया क्या? क्या कह रहे हैं? पॉलिसी एंड प्रोसीजर दैट हेल्प दी मैनेजमेंट होना चाहिए, इंश्योर करने के लिए, है ना, इंश्योर करने के लिए कि जो डायरेक्शन दी गई है उनके ऊपर कंट्रोल एक्टिविटी लगाई गई है या नहीं। यानी जो डायरेक्शन दी गई है वो आगे कैरीड हुई है या नहीं हुई, यही तो कंट्रोल एक्टिविटी है। जैसे मैंने दीदी को कोई काम बोला कि मैडम ये अपने नीचे वाले स्टाफ से करा लेना, है ना, अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ से ये करा लेना। तो मैं दीदी से पूछूंगा, अब नीचे वाले स्टाफ से पूछूंगा कि भैया तेरे को मैडम ने काम बताया या नहीं बताया, तू कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये कंट्रोल एक्टिविटी हो गई। समझ में आया नहीं आया? तो उस तरह की ये जो जितनी भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर ये डायरेक्शन देखने के लिए, मैनेज करने के लिए बनाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल एक्टिविटी। आइए, तो क्या क्या चीज चेक कर रहे हैं अपन? ऑथराइजेशन, कि कौन सा बंदा किस चीज के लिए ऑथराइज है। क्या तेरे को ऑथराइजेशन मिल गया? मैंने भैया तुझे ऑथराइज करा था कि तू कल से जितने भी परचेज ऑर्डर हैं उनकी लिस्ट बनाएगा और तू ऑथराइज करेगा उन्हें कि किस किस का इनवॉइस कटना है, किसका माल आउट होना है। समझ में आ रहा है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, फिजिकल कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिव्यू एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सही है? ये सारी चीजें किस में आ रही है बेटा? कंट्रोल एक्टिविटी में, है ना। ऊपर जाऊं मैडम? इन्वायरमेंट तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट अपन चेक कर रहे हैं ऊपर से। डन। कि वहाँ की एथिकल वैल्यू कैसी है, वहाँ पे जो कमिटमेंट है, बंदे पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा काम में, कहीं मैनेजमेंट सो तो नहीं रहा, है ना, उनको उनका कंप्लायंस से रिलेटेड क्या मतलब है, इंटरनल कंट्रोल पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये सब इन्वायरमेंट की बात है। ठीक है। कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब है अब हम कंट्रोल कर रहे हैं रियल में, यानी जो कंट्रोल एक्टिविटी, यानी ये रिलेट कर रहा है कंट्रोल की एक्टिविटी से, कि जो हमने जितने भी कंट्रोल लगाए हैं उनको कैसे चेक करा जा सकता है एक तरीके से। डन। यानी कंट्रोल किस तरीके से हम लगा सकते हैं, है ना। ऑथराइज करके, मान लो मैंने किसी ट्रांजैक्शन के लिए किसी को ऑथराइज ही नहीं करा, तो वहां पे कंट्रोल एक्टिविटी है? आप मेरे को बताओ। कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है, एक्टिविटी है ही नहीं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ये भी कंट्रोल एक्टिविटी का पार्ट है। मैंने बोला कि भैया आप सिर्फ ऑफिस का काम करोगे, आप सिर्फ ऑफिस का काम करोगे, और जैसे हमारे यहाँ दोनों काम चलते हैं, तो आप कोचिंग के काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करी या नहीं करी? तो बढ़िया कंट्रोल एक्टिविटी है या नहीं है? बढ़िया है। अगर मैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं करूंगा, एक बंदे को तीन तीन टास्क में लगा के रखूंगा, काम होगा बढ़िया? एरर के चांसेस हाई होंगे या कम होंगे? हाई होंगे। समझ में आ रहा है? तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करना कंट्रोल एक्टिविटी का पार्ट हो गया। कह रहा है फिजिकल कंट्रोल लगाना भी क्या हो गया? बोलो। फिजिकल कंट्रोल लगाना भी क्या हो गया? कंट्रोल एक्टिविटी का पार्ट। फिजिकल कंट्रोल बोले तो इन्वेंट्री पे कंट्रोल लगाना, आप चुरा नहीं सकते, कार्ड वगैरह देना कि भैया आप यहाँ से पंच करोगे तभी जा सकते हो, ये फिजिकल कंट्रोल हो गया। फिंगरप्रिंट वगैरह, बायोमेट्रिक वगैरह, ये सब फिजिकल। हाँ, कहने का मतलब है कंट्रोल एक्टिविटी में आ जाएगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल एक्टिविटी। हम, कहने का मतलब ये है हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो बना दिया, लेकिन कोई कंट्रोल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल बढ़िया होगा ही नहीं। कंट्रोल एक्टिविटी का मतलब है कि आपने जो प्रोसेस बनाई है उसको आप फॉलो भी कर रहे हो, किसी को ऑथराइज करके, किसी को सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करके, फिजिकल कंट्रोल लगा के, परफॉर्मेंस रिव्यू करके। मैंने अपनी एक टीम को काम दिया था, मैंने पूछा भैया ऑडिट कहाँ तक पहुंचा? बोले सर बस वाउचिंग वाउचिंग कर पा रहे हैं, उसके आगे पहुंच ही नहीं पा रहे। तो मैंने क्या करा इस बार? रिव्यू करा। या जहां ऑडिट करने जा रहे हैं मैंने उनसे पूछा कि टीम कैसा काम कर रही है, वो बोलते हैं आते हैं बस खाना पीना खाते हैं, आपस में गप्पे मारते चले जाते हैं। ऐसा ऑडिट चल रहा है सर हमारा। परफॉर्मेंस रिव्यू कर लिया, कंट्रोल एक्टिविटी हो गई। कंट्रोल एक्टिविटी समझ पा रहे हो ना? मम्मी भी तो कंट्रोल एक्टिविटी आप लोगों पे लगा के रखती है ना, आप लेट हो जाते हो तुरंत फोन आ जाता है, तो वो भी आपका परफॉर्मेंस रिव्यू कर रही होती है, कहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है आपकी।
आइए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अगर बढ़िया होगी तो कंट्रोल एक्टिविटी बढ़िया होगी। सही है, क्या ही पढ़ाऊं इसमें। चले, आ गया, आ जाएगा। मॉनिटरिंग उससे भी नल्ला है। मॉनिटरिंग बोले तो, मॉनिटरिंग बोले तो मेरे को बताओ। टाइम टाइम पे चेक करना, जो भी हमने कंट्रोल लगाए हैं उनको टाइम टाइम पे देखना, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, कहीं कोई फॉल्स तो नहीं हो रहा, कोई हमने सिस्टम लगाया कहीं खराब हो गया हो, लोग उसी में पंच करे जा रहे हैं। मॉनिटरिंग, आइए पढ़ देता हूं बस। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल is a process to assess the effectiveness of internal control performance over the time। सही बताया। अरे हमने देखा ना रैकरिंग ऑडिट के केस में 3 साल में एक बार रिव्यू करना होता है, तो कह रहा है हम मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग ये कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है ना। आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट। अरे इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट पढ़ रहे हो, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इंटरनल कंट्रोल लगा कहाँ होगा? कंपनी में। कंपनी में सारा जो काम करता है कौन करता है? मैनेजमेंट। तो ये मॉनिटरिंग वहां पे हो रही है या नहीं हो रही? कह रहा है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज ए प्रोसेस टू एसेस द इफेक्टिवनेस। क्या आप इफेक्टिवनेस देख रहे हो अपने इंटरनल कंट्रोल की ओवर द टाइम, या बस लगा के छोड़ दिया है? आ रहा है नहीं आ रहा? आगे आइए। कह रहा है मॉनिटरिंग एंश्योर्स द असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एट द सेम टाइम हेल्प इन टेकिंग द करेक्शन, करेक्टिव एक्शन होगा, करेक्टिव एक्शन टाइमली। कह रहा है ये हेल्प करता है हमें करेक्टिव एक्शन टाइमली लेने के लिए। दूसरी लाइन में ये बोल दिया। पहली पहली में क्या बोला बच्चे? इफेक्टिवनेस देखनी है, अगर कुछ कमी आ रही है तो करेक्टिव एक्शन लोगे। आइए, मैनेजमेंट में मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल बाय ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टी। आप एक्सटर्नल पार्टी से पूछ सकते हो हमारा कंट्रोल कैसा है, सच एज कस्टमर कंप्लेंट, रेगुलेटर्स कमेंट्स दैट में indicates the problem in the current system and highlights the area of improvement। यानी कि आप किसी से भी पूछ लो कि सबसे एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो सबके सब ना टाटा का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी वैल्यू क्रिएट करी हुई है, अपनी काम वैसा करा हुआ है ना। आप अगर अभी गाड़ी लेने जाओ ना, तो गाड़ी में जो सेफ्टी फीचर टाटा देती है वो महंगी से महंगी गाड़ी में और सस्ती से सस्ती गाड़ी में सेम है। ऐसा उन्होंने ये माना है कि उनका मानना यह है ऑर्गेनाइजेशन का कि भैया हम ये मानते हैं कि इंसान का जो जीवन है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसकी सबकी वैल्यू बराबर है। इसलिए उन्होंने जो सिक्योरिटी सिस्टम लगाया वो सारी गाड़ियों में एक ही तबके का लगाया, सेम लेवल का लगाया। डन। तो इससे आपको समझ में आ रहा है? बताओ ना। तो ये एक्सटर्नल, ये हो गया ना एक्सटर्नल पार्टी सच एज कस्टमर। कस्टमर से समझ में आ रहा है कि कस्टमर कैसा जांच रहे हैं आपको, है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ, बता दूंगा, आ जाओ, आ जाओ प्लीज। समझ में आ गया इतना? अरे बोलो। रेगुलेटर कमेंट्स बोले तो सेबी वगैरह के कमेंट्स, उनसे पता चल जाएगा कैसा कंट्रोल है नहीं है। या किसी इनकम टैक्स का कोई कमेंट आ गया आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डन। तो कह रहा है मैनेजमेंट में मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल बाय ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टी। मैनेजमेंट कर सकता है ऐसा, यानी मॉनिटरिंग का एक तरीका बता दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हो, कस्टमर से फीडबैक लो कि कितना अच्छा है नहीं है ना। इस तरह का आप कंट्रोल लगा के मॉनिटरिंग कर सकते हो। जैसे हमें किसी ने बता दिया कि, मान लो हमें किसी ने बता दिया कि यहाँ के जो ऑडिट के सर हैं बहुत गंदा पढ़ाते हैं, तो भैया एक्शन लिया जाएगा, फिर दूसरे सर लगाए जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो कस्टमर फीडबैक से ही तो पता चलेगा कि कैसे कंट्रोल है नहीं है। डन। आ जाओ। Auditors should obtain an understanding of the major activity used by the entity to monitor the internal control over the फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप मैनेजमेंट से जाके पूछोगे कि भैया हमें बता दो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं उसको आप किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हो। क्या आप कभी जाके ट्रांजैक्शन देखते हो जो वहां पे बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है? क्या आप कभी ऑथराइज करते हो कि जो वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करके लाया है वो ठीक है या नहीं है? डन। समझ में आ रहा है? तो ये एक ऑडिटर के लिए बात लिख दी। मॉनिटरिंग कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल को मॉनिटर करना। सिंपली आप इन चारों पॉइंटों को उसमें लिख सकते हो। चले, आइए। ऐसा लग रहा है आज बिजनेस की क्लास चल रही है। देखिए,
होमवर्क है क्या? हाँ, ये आगे कवर करेंगे। कह रहा है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इफ एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम। तो ये आगे हम कवर कर लेंगे, जैसा कि यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में करेंगे, है ना। इंटरनल ऑडिट सिस्टम यानी इंटरनल ऑडिट में हम इसे कवर कर लेंगे। इंटरनल ऑडिट जब पढ़ेंगे ना, अभी आ गई एक और स्लाइड है इसकी। चले चले, आइए। अब ये है बच्चा लोग, ये आपका काम है। कह रहा है इवेल्युएट करना इंटरनल कंट्रोल बाय दी ऑडिटर। कैसे इवेल्युएट करोगे? डन, जाके चेक कर लेंगे। सुनना, कंपोनेंट क्या समझ में आ गए आपको? कंपोनेंट बिल्कुल थ्योरी थ्योरी था इसमें, है ना। सिंपल सी बात यह है, और सारी जनरल बातें थी, कोई भी ऐसी बातें नहीं थी इसमें कि जो आपको ऐसा लगे कि टेक्निकल बात है। कंट्रोल इन्वायरमेंट में ऊपर ऊपर से अपन देख लेते हैं कि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। रिस्क असेसमेंट आपने अच्छे से करा है, उसमें हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि किस तरह का बिजनेस है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंप्लायंस कैसी कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ लिया, और कंट्रोल एक्टिविटी आपने जान ली कि सेग्रीगेशन करना, ऑथराइजेशन करना, और क्या था बताइए? ऑथराइजेशन करना, फिजिकल कंट्रोल लगाना, परफॉर्मेंस रिव्यू करना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को चेक करना, ये सब कंट्रोल एक्टिविटी पढ़ ली। और इसके बाद मॉनिटरिंग पढ़ लिया, है ना। अब हम देख रहे हैं कि ऑडिटर कैसे इवेल्युएट करता है हमारे इंटरनल कंट्रोल को। बिल्कुल प्योर थ्योरी है, गरम गरम, है ना। आइए, सच में हो रहा है। मजा तब आता है ना, कुछ उसमें एग्जाम्पल हो, कुछ चीजें हो, इसमें क्या करूंगा मैं। आइए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डाल दूं। इंटरनल कंट्रोल क्या चल रहा है बेटा? इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय दी ऑडिटर। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है कहीं? मर्द को दर्द नहीं होता बोल लिया। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ मर्द को दर्द, गर्मी लगती है लेकिन। आ जाओ। इंटरनल कंट्रोल इज रिव्यूड इवेल्युएटेड बाय द ऑडिटर सो एज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस टू बी पुट ऑन द इंटरनल कंट्रोल। यानी जाके अपन चेक करेंगे, ये कंपोनेंट चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना रिलाई कर सकते हैं इनके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। बताइए। अरे पांचों कंपोनेंट अगर अपन चेक कर लेंगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कितना रिलाई कर सकते हो आप उसके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, है ना। एंड आप डिटरमाइन करोगे वही नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ सबस्टांटिव प्रोसीजर। यहाँ पे कंप्लायंस प्रोसीजर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कंप्लायंस प्रोसीजर लगा के ही तो इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे होगे गधो। सही है, कंप्लायंस प्रोसीजर लगा के ही तो इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हो, वही तो उसका मतलब होता है। इसलिए फिर आप डिसाइड करोगे क्या अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर की जरूरत है, क्योंकि कंप्लायंस से तो काम नहीं बना। आ रहा है? आइए। इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल अगर है, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल अगर है तो ऑडिटर क्या करेगा? जनरली रिलाई ऑन दी इंटरनल कंट्रोल, जनरली रिलाई करेगा इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, और लेस एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई करेगा वो। बोलो। यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर फिर वो डिटेल में जाके नहीं करेगा, वो कहेगा यहाँ का तो कंट्रोल ही बढ़िया है, कुछ चेंज नहीं हो सकता। यहाँ का तो कंट्रोल ही बढ़िया है, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो जो चीजें हो रही हैं वो पैरिटी पे हो रही हैं, बढ़िया हो रही हैं। हाँ, आइए। अगर इनफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है तो आप मोर एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिजाइन करोगे, डिटेल में चेकिंग करोगे, सारी वैल्यूज को मैच करोगे। यानी मोर डिटेल में जाके, ज्यादा डिटेल में जाके आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाओगे। ये तो आता ही है आपको। आ गया? आइए, आइए प्लीज। अब कह रहा है इवेल्युएशन आप कैसे करते हो इंटरनल कंट्रोल का, जो बात ऊपर चल रही थी वही है। तो ये मैंने बताया था ना, आरएपी करोगे आप 315 के हिसाब से, वैसे ही तो जानोगे। तो कह रहा है ऑब्टेन करोगे इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कंट्रोल, क्या करके? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके, एज पर एसए 315, है ना। ऑडिटर को देखो क्या क्या करना पड़ेगा। ऑडिटर शुड ऑब्टेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या करेगा बोलो? इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के लिए वो ऑब्टेन करेगा नेसेसरी इंफॉर्मेशन। पांचों कंपोनेंट के बारे में पूछ लोगे एक एक करके। डन। फिर
इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इंक्लूड दी फॉलोइंग, कह रहा है ये सब आप पूछ सकते हो, देख लीजिएगा इसमें ये इंक्लूड है। कह रहा है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे बिजनेस के, जैसे सेल होती है, परचेज होती है, सर्विस देते हो, डन, किस लोन पे चल रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए ना, कितना लोन ले रखा है, कितने डेटर्स हैं, मोटी मोटी चीजें यही होती हैं सारे बिजनेस में। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है हमारी, किस तरह का हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। साइज ऑफ द बिजनेस क्या है ना, साइज ऑफ द बिजनेस क्या है। सिस्टम फॉलोड इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड अदर एक्टिविटी में कौन सा सिस्टम अपन फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा हमारे यहाँ मैनुअल सिस्टम फॉलो करा जाता है या ज्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम है। डन। कह रहा है बेसिक बेसिक ऑफ वेरियस कंट्रोल एंड प्रोसीजर को आप जानोगे, यानी ये नॉर्मल कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे इवेल्युएट करने के लिए, किसको, इंटरनल कंट्रोल को, इवेल्युएट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल को, है ना। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो ये सारी चीजें उन कंपोनेंट में भी हैं। अगर आप किसी बिजनेस का इंफॉर्मेशन सिस्टम जान रहे हो तो उससे पता नहीं चल जाएगा आपको साइज कैसा है। यानी मैं तो ये बोलूंगा कि आप पांचों कंपोनेंट पढ़ लो, अच्छे से उसकी एनालिसिस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसा इंटरनल कंट्रोल है नहीं है। हाँ, चले आइए, अब कह रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बताना। कह रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ एक्टिविटी, साइज ऑफ द बिजनेस, सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में और अदर एक्टिविटी में, और बेसिक ऑफ वेरियस कंट्रोल क्या है। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को चेक करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन इस तरीके से आप ले सकते हो। इंफॉर्मेशन कैसे कैसे ले सकते हो, कह रहा है वेरियस मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन मेंशन अबव, यानी ये क्या हो गए, ये टेक्निक्स हो गई अब इंफॉर्मेशन को गैदर करने की। यहां पे बताया ये इंफॉर्मेशन आप उठाओगे क्या करने के लिए, रायता बनाने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल को, किसको, इंटरनल कंट्रोल को। मैंने नहीं देखा, मजा नहीं आता, कॉमेडी मूवी कम देखता हूँ मैं वैसे, क्योंकि आप लोगों को देखता रहता हूँ ना। चलो आ जाओ, क्या, सुन लीजिए प्लीज, वेरियस मेथड दैट कैन बी यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन मेंशन अबव, ये मेथड है। नैरेटिव रिकॉर्ड्स, नैरेटिव का मतलब क्या होता है, हाँ, नैरेटिव रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, तो नैरेटिव का मतलब यहाँ पे रिलेटेड बोल सकता हूँ मैं ना, रिलेटिव रिकॉर्ड्स, है ना। अरे कहने का मतलब है, यहाँ मेरे पास एक लोन की ट्रांजैक्शन है, उससे रिलेटेड एक रिकॉर्ड क्या हो गया, मेरे को बताओ, सैंक्शन लेटर, उसके साथ मिलता जुलता अगर कोई रिकॉर्ड और मिला मेरे को, मान लो वो रिव्यू हो रहा, वो रिन्यू हो रही है, तो रिन्यू वाला रिकॉर्ड एक तरह से नैरेटिव रिकॉर्ड हो गया उसके लिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें आगे, चेकलिस्ट यूज कर सकते हो आप, चेकलिस्ट बोले तो आप अपने क्वेश्चन आयर बना के जाओ, आप वो चीजें पूछ लो, तो आप चेकलिस्ट मार्क कर सकते हो, कंपोनेंट की चेकलिस्ट बना सकते हो कि यहाँ की स्टाफ कितने स्किल्ड हैं कितने अनस्किल्ड हैं, उससे पता चल जाएगा क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, क्या हिरार्की है, वो सब चीजें समझ में आ जाएगा। तो चेकलिस्ट किसी भी तरह की बना के आप ये चीजें एनालाइज कर सकते हो। बोलो, आगे आ रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आयर ड्राफ्ट कर सकते हो आप, क्वेश्चन आयर ड्राफ्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग की मेरे को इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चीजें पूछनी है। अब वो क्या कैसे ड्राफ्ट होगी, पांचों कंपोनेंट से, सब कुछ यहाँ पे पांचों कंपोनेंट से हो जाएगा। फ्लो चार्ट बना सकते हो अपना कि अगर इसने यहाँ पे हाँ बोला तो अब आगे क्या पूछना है, इस तरह का फ्लो चार्ट बना लोगे जैसे हमने पढ़े भी हैं ऑडिट में, बड़े बड़े से चार्ट पढ़े थे। चले आगे, चले चले आइए, तो ये क्या था, ऑब्टेन करना इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पूरा का पूरा टॉपिक क्या चल रहा है, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल को अपन क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, इवेल्युएट कर रहे हैं कि कैसा है या नहीं है। चले आइए,
उसी में एक पॉइंट आ रहा है, इवेल्युएट करना पड़ेगा हमें। अब ये हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है ना, तो हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। कह रहा है इवेल्युएट द एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो उसकी एग्जिस्टेंस चेक करोगे, उसकी इफेक्टिवनेस चेक करोगे और कंटिन्यूटी चेक करोगे। तीनों बातें समझ में आ रही हैं क्या? एग्जिस्टेंस मतलब जाके देखोगे कंट्रोल है या नहीं है, इफेक्टिवनेस अगर है तो कितने इफेक्टिव हैं, और अगर इफेक्टिव हैं क्या कंटिन्यूअली उसे रिव्यू करा जा रहा है, मॉनिटर करा जा रहा है, क्या कंटिन्यूटी के साथ वो काम कर रहे हैं। सही है। आइए, कह रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स आर टू बी इवेल्युएटेड बाय द परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑल्सो नोन एज कंप्लायंस प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर लगा के आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लोगे कि कंट्रोल कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसमें ये तीनों चीजें इंश्योर हो जाएगी, बताओ हो जाएगी, सब आती है उसमें तो। आ जाए, आइए टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप ये चीजें कर सकते हैं। फिर से आ गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं जाके रिकॉर्ड्स का, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, रीपरफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये पढ़ लिया था क्या? पढ़ा था ये हमने पहले। कह रहा है स्पेसिफिक टेस्टिंग फॉर कंप्यूटराइज एप्लीकेशन थ्रू द यूज ऑफ द कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, ये पढ़ोगे आप। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का एक चैप्टर शायद अभी होगा या फाइनल में होगा, आप उसमें पढ़ोगे। सही है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक करने की ऑडिट टेक्निक्स होती हैं इसमें, कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो काम हुआ है उसको ऑडिट कर सकते हैं, यानी किसी कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में हम उस काम को कैसे चेक कर सकते हैं। समझ में आया? आइएगा, कह रहा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर शुड इवेल्युएट वेदर द इंटरनल कंट्रोल आर डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एज कंtemplated इन द प्राइमरी प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। यानी जैसा हमें पहले बताया गया था इंटरनल कंट्रोल के बारे में, क्या वो उसी तरह से डिजाइन और काम कर रहे हैं या नहीं, ये हम इवेल्युएट कर लेंगे। फिर उसका हम इफेक्ट देख लेंगे कि हमारी रिपोर्ट पे, ओपिनियन पे क्या पड़ने वाला है। चले चले, अब देखो कुछ अगर हमें गलती मिलेगी तो हमें क्या करना है, उसे मैनेजमेंट को या दो चार्ज विद गवर्नेंस को पहले बताना है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है। देखिए, कह रहा है कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। कह रहा है डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल आर टू बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर टू द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट थ्रू द लेटर ऑफ वीकनेस। थ्रू द लेटर ऑफ वीकनेस, यानी हमें एक लेटर ऑफ वीकनेस ड्राफ्ट करना है और उसमें बताना है कि यहाँ यहाँ पे आपके इंटरनल कंट्रोल में दिक्कत है, कमी है। अगर मैनेजमेंट ठीक कर लेगा तो आप उसका इफेक्ट देख लोगे अपनी रिपोर्ट पे, नहीं करेगा तो इफेक्ट देख लोगे। चले आइए, चले अब देखिए, कह रहा है रिस्क कितना कितना है इसमें। कह रहा है रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय इट, है ना, इम्पोज्ड बाय इट है, आईटी है। इंटरनल कंट्रोल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आइए वही है, आईटी पर्सनल लिखा है ना बेटा। आइए सुन लीजिए क्या कह रहा है। आईटी के अंदर यानी इंफॉर्मेशन, अरे आजकल जो जमाना है मैनुअल तो रहा नहीं भाई, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो कह रहा है इसमें किस तरह के रिस्क इंटरनल कंट्रोल में हो सकते हैं, यही तो बात है। बोलो, आ जाइए, बहुत इजी है। कह रहा है इट पजेस स्पेसिफिक रिस्क टू एन एंटिटी इंटरनल कंट्रोल सच एज रिस्क आर लिस्टेड बिलो। कुछ रिस्क यहाँ पे लिखे गए हैं, देखिएगा समझ में आ जाएंगे। रिलायंस ऑन द सिस्टम, बहुत ज्यादा हमारा रिलायंस हो गया है सिस्टम के ऊपर। रिलायंस ऑन द सिस्टम और द प्रोग्राम दैट प्रोसेस इनएक्यूरेट डाटा इन प्रोसेसिंग, डाटा इज प्रोसेस इनएक्यूरेटली और बोथ इनएक्यूरेट डाटा और इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग। कभी ये हो सकता है कि डाटा इनएक्यूरेट घुस जाए तो प्रोसेसिंग, अरे गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा ना, पढ़ा होगा ये कंसेप्ट आपने, पढ़ा है नहीं पढ़ा, कॉस्टिंग में पढ़ाते हैं शायद ये, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। नहीं पढ़ाते तो सुन लो, सिस्टम यही है, जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट निकलेगा, है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा।
सही है। तो बोल रहा है कि अगर डाटा इनएक्यूरेट डाल दिया आपने तो पूरा प्रोसेसिंग करके क्या फायदा, वो गलती हो गई। कई बार ये हो सकता है डाटा ठीक डाल दिया और प्रोसेसिंग गलत हो गई। तो कह रहा है हम बहुत ज्यादा रिलाई करने लगे हैं आप किस पे, सिस्टम्स के ऊपर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी ऐसा हुआ अंदर, बैंक स्टेटमेंट आई हुई है एक हम क्लाइंट की। तो हमारा बच्चा बैंक स्टेटमेंट चढ़ा रहा था, कह रहा सर मेरा बैलेंस ही मैच नहीं कर रहा। मैंने बोला बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर तू बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज कर रहा है तो बैंक स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ही गलत लिखा हुआ है। बैंक स्टेटमेंट में ना एक फिगर लिखी हुई है 1 लाख इतना इतना मान लो, डन। और यहाँ पे 1 लाख की पेमेंट हुई है और इसके बाद आंसर आ रहा है इतना। प्रैक्टिकल है ऐसा? लेकिन वहां पे आपको छेड़छाड़ हुई है। हो सकता है कि जिसने स्टेटमेंट निकाली है एक्सेल में निकाली हो और गलती से गलत हो गया हो, कुछ पीडीएफ में ना निकाली हो। ऐसा हो सकता है कि कहीं ऊपर नीचे हो गया हो, है ना। तो ये सारा सिस्टम किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा रिलायंस किसके ऊपर ज्यादा हो गया है, सिस्टम के ऊपर। अब जो सिस्टम के थ्रू आया मेरे को लगा वो तो ठीक ही होगा, लेकिन वो गलत है। अब प्रैक्टिकली वो सही नहीं है। अभी आपको भी दिखाऊंगा स्टेटमेंट, देखना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी आपको। नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, एक कॉलम होता है डेबिट का, एक क्रेडिट का, एक बैलेंस। सिंपल है बहुत। मान लो यहाँ 1 लाख थे और मेरी बैंक स्टेटमेंट में 50 आए, तो अगले बैलेंस कितना होगा, 1.5 लाख हो जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन उसमें ऐसा उल्टा सीधा हो रहा था। तो हमारा रिलायंस किस पे हो गया बहुत ज्यादा, सिस्टम के ऊपर। तो प्रोसेसिंग गलत हो रही है यानी वहां पे, डन। कई बार आप बैंक की ऐप में भी देखोगे ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है। बैंक की जो ऐप होती है, बैंक तो सुना है आपने, बैंक आजकल मोबाइल ऐप देने लगा है। तो मोबाइल में जो ऐप होती है, रात को 12 बजे कई बार आप खोल के देखोगे ना, वहां पे गलत बैलेंस दिखाता है। वहां पे जो ट्रांजैक्शन भी दिखाएगा ना, वो भी कई बार गलत दिखाता है। क्यों? क्योंकि ना रात को इनके सिस्टम मेंटेनेंस में होते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की साइट होती है या ऐसी साइट है जो ज्यादा चलती हैं, हीट होती हैं, समझ में आ रहा है, वो सारे रात को मेंटेनेंस में होते हैं 12 बजे के करीब, 11:45 पे। कई बार आप, अगर आप ट्रेन बुक करते हो या फ्लाइट बुक करते हो, तो आप कई बार जाना 12:45 या 11:45 पे, तो वो दिखाएगा साइड मेंटेनेंस में है, अभी 15 मिनट का मेंटेनेंस चल रहा है, डन। तो उस टाइम पे वो डाटा कैसा दिखाता है मेरे बच्चे, गलत दिखाता है। अब हमारा प्रॉपर रिलायंस किस पे हो गया, सिस्टम के ऊपर। जो सिस्टम दिखाएगा हम उसे सही समझने लगते हैं। एक दिन तो मैं घबरा गया, मेरे अकाउंट में वो उल्टा सीधा बैलेंस दिखा रहा। समझ में आ रहा है? एंट्री कहीं से आई थी, वो दिखा रहा कि एंट्री कहीं गई है। मैंने कहा ये तो आया था पैसा, आया था पैसा, ये गया कैसे। इवनिंग की, चलो। तो मैंने क्या बोला, अरे क्या बोला था मैंने, पैसा आया था लेकिन मेरे को दिख रहा है पैसा गया है। आपकी आपकी इंटर की, इंटर की बोली है इवनिंग। नहीं नहीं, कैंसिल नहीं करी। आ जाओ। कहाँ थे हम, बात कर रहे थे रिलायंस ऑन सिस्टम की। तो सिस्टम के ऊपर अपन इतना रिलाय हो गए हैं कि बेटा कई बार गलत प्रोसेसिंग भी हो जाएगी। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, बहुत तगड़ा एग्जांपल। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो। तो गलत प्रोसेसिंग भी हो जाएगी ना, तो उससे भी हम ये मान लेते हैं कि ये ठीक है ना। लेकिन वो हालांकि गलत है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे एक जानकार भैया हैं, नईम जी, है ना। नईम जी के पास कोई ट्रांजैक्शन आई होगी 1000 रुपीज की। कितने की, 1000 रुपीज की। और उस ट्रांजैक्शन की वजह से उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। पूछो क्यों? क्योंकि जब साइबर क्राइम वाले भैया वहां पे ब्लॉक कर रहे थे किसी और का अकाउंट, तो वो यूटीआर नंबर डालते हैं, यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर। तो जब वो यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर डाल लेते, उनसे हो गई गलती, और उनका जो यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर वहां पे डल गया, वो उनसे मैच कर गया। उन्होंने कुछ क्राइम नहीं करा, वो पैसा कहीं से फीस का आया था, नॉर्मली 1000। उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया कि आपने कुछ साइबर क्राइम करा है। तो ये एक तरह से यही हो गया, हम सिस्टम पे बहुत रिलाई करने लगे हैं। उन्होंने एक तरह से गार्बेज इन कर दिया ना,
गलत कर दिया ना यार, इनएक्यूरेट डाटा तो गार्बेज है, तो गलत डाटा डाल दिया, अब बंदा सफर कर रहा है उसकी वजह से। अब कोर्ट जाओ, कहीं जाओ, कहीं जाओ, साइबर वाला ऐसे ही थोड़ी ना खुल जाएगा। आइए, पहला समझ में आया आपको? आईटी का रिस्क पहले समझ में आया। हम बहुत ज़्यादा रिलायंस करने लगे हैं सिस्टम के ऊपर, तो कई बार इनएक्यूरेट डाटा चला जाएगा, तो वो प्रोसेसिंग चाहे कितनी बढ़िया कर लेना, इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा, नंबर वन। नंबर टू, एक्यूरेट डाटा चला जाएगा, प्रोसेसिंग अगर गड़बड़ हो जाएगी तो चाहे एक्यूरेट कितना भी डाटा हो, प्रोसेसिंग अगर गलत हो गई तो तब भी रिजल्ट इनएक्यूरेट आएगा। डन, समझ में आ गया? तो एक तरह का ये रिस्क है। अरे रिस्क है सिस्टम को यूज करने का, डाटा लॉस्ट भी एक तरह का रिस्क है। मैं पूरा का पूरा रिलाई कर रहा हूँ सिस्टम के ऊपर, कुछ भी पेपर वर्क कर नहीं रहा, सारा सिस्टम में, सिस्टम में उड़ गया, आग लग गई, रिस्क है। आइए, ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ, बोलना तो नहीं चाहिए, बता देता हूँ। यूपी के किसी डिपार्टमेंट का, मान लो सेल टैक्स, यूपी के किसी डिपार्टमेंट का सीए जी ने बोला कि इनका ऑडिट करो, कि ये बढ़िया से ऑडिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बढ़िया से केसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर के पास केसेस होते हैं ना, वो पैसे लेते हैं फिर सेट कर देते हैं केस, समझ में आया? तो वो केस उनका ये हुआ कि सबका ऑडिट होगा, अचानक सेल टैक्स बिल्डिंग में आग लग गई, सारा रिकॉर्ड गायब, कर लो ऑडिट। अब तो लिमिटेशन ऑफ वर्क हो गया, रिपोर्ट देनी पड़ेगी। रिपोर्ट में क्या जाएगा, आग लगने के कारण हम कुछ नहीं दे पाए, डिस्क्लेमर, क्या उखड़ जाएगा उससे? जिसने काम करा था वो मजे में। आ रहा है समझ में आपको? आइए, अनऑथराइज एक्सेस टू द डाटा मे बी कॉज, ऐसा भी हो सकता है। आइए, डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा हो सकता है, इम्प्रॉपर चेंज, डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? अरे अनऑथराइज एक्सेस हो गया, हमारे दुश्मन को हमारा डाटा मिल गया। ऐसा बेटा, ऐसा कॉर्पोरेट में होता होगा जब लड़ाई हो जाती होगी, आपके साथ वाले से लड़ाई हो गई, आप 2 मिनट के लिए बाहर गए लंच के बाद टहलने, वो आया आपका सारा काम डिलीट मार दिया। हाँ भाई, ऐसा भी कर देते हैं लोग, इस हद तक भी चले जाते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लो कर लो, और चला लो इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आया, तो इसके लिए बैकअप रखिएगा। आ जाओ, डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा हो सकता है अगर अनऑथराइज एक्सेस हो गया तो, अनऑथराइज एक्सेस हो गया तो इम्प्रॉपर चेंज ऑफ डाटा हो सकता है ना? आइए, रिकॉर्डिंग ऑफ अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो सकती है, गलत एंट्री मार के चला गया आपके बुक में आके, इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो ये सब क्या है बेटा, एक तरह से ये सब, अरे रिस्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल में अगर आईटी से रिलेटेड रिस्क देखोगे तो वो सारी डीमेरिट्स हो गई ना आईटी को यूज करने की, बोलो, डीमेरिट्स हो गई ना आईटी को यूज करने की। तो सिंपल है बिल्कुल, देख लो, आ जाओ आ जाओ। कह रहा है अनऑथराइज चेंज टू द डाटा इन द मास्टर फाइल, मास्टर फाइल में ही डाटा चेंज कर दिया। आपको बॉस ने बोला था किसी किसी बंदे का काम करना है, मान लो मिस्टर राम का आपको काम दिया था बॉस ने, वहां पे आपके किसी दूसरे दोस्त ने जाके राम को श्याम कर दिया, अब आप राम ढूंढ रहे हो, राम आपको मिल ही नहीं रहा। बॉस से जाके क्या बोलोगे कि ये तो क्लाइंट ही नहीं है हमारा? बॉस कहेगा तू सिखाएगा मेरे को कि कौन क्लाइंट है कौन नहीं है? बॉस को तो अच्छे से पता होगा कौन क्लाइंट है नहीं है। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? आइए, अनऑथराइज चेंजेस टू द सिस्टम और प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग में चेंज हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा डिलीट मारा जा सकता है। अरे बोलो, आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग भी छोड़ा जा सकता है। आइए, इन इन एप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन है ये, है ना? इन एप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन भी करी जा सकती है ना? इनएबिलिटी टू एक्सेस द डाटा एज रिक्वायर्ड और द पोटेंशियल लॉस ऑफ डाटा, है ना? कई बार ये होता है लॉक लग जाता है गलत तरीके से, हम डाटा को एक्सेस नहीं कर पाते। एक दिन मेरे फोन में पता नहीं, मैं यूट्यूब देख रहा था, यूट्यूब पे पता नहीं कौन सा आईफोन में एक मोड होता है, सेफ मोड होता है शायद, सेफ मोड या कुछ होता है, आपका आईफोन बस यूट्यूब पे ही रहेगा, आप उसे बैक करके कॉल तक नहीं उठा सकते, ये मोड होता है आईफोन में एक। अब देखते देखते मैं सो गया होगा, अपने आप मोड लग गया, वो मैं सुबह हटा रहा चेंज कर रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, वो यूट्यूब पे उसी वीडियो पे अटका हुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कॉल भी नहीं उठा सकते आप। फिर मैंने किसी दूसरे फोन में वीडियो वगैरह देखी कि कैसे इसको ठीक करते हैं, फिर मैंने ठीक करा उसे। आइए,
है ना? आ जाओ। उसे फोन खराब नहीं, दिमाग खराब बोलते हैं। फेलियर टू मेक द नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम और प्रोग्राम। हमें ही नहीं पता यार सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हम उतने टेक्निकल नहीं होते। आ रहा है समझ में? आपको पूरा सिस्टम आता है, आपने पूरी अकाउंटिंग पढ़ी है, लेकिन अगर आपको बोल दे सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करना है जिससे ये चीज ऐसे निकल के आए, आप नहीं कर पाओगे। आ रहा है नहीं आ रहा? आइए। पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सनल गेनिंग द एक्सेस बियॉन्ड दी दोज नेसेसरी टू परफॉर्म द असाइन जॉब। आईटी पर्सनल, अगर सारा ही सिस्टम आईटी पे डिपेंडेंट हो जाएगा, क्या आपको नहीं लगता आईटी के जो पर्सनल हैं उनके पास सारी अथॉरिटी चली जाएगी, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाएगी। आप देखो ना, अगर कोई बैंक का सिस्टम में कुछ दिक्कत आती होगी तो कोई आईटी पर्सनल आता होगा चेक करने, उसे ठीक करने, वो देख लेता होगा इस बैंक में कितने कितने लोन है, कितना कितना पैसा है लोगों के अकाउंट में, सब दिख जाता होगा उसको। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? आइए। मान लो आपका, या तो मैं आपकी अगर इंस्टा की बात करूं, मान लो कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई, आप किसी से चेक कराओगे, सब कुछ देख लेगा वो, क्या क्या करतूतें हैं आपकी। आपकी सारी काली करतूतों का पर्दाफाश हो जाएगा। देयर बाय ब्रेकिंग डाउन द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, होगा भाई ड्यूटीज लिख दिया, सही है। इसलिए ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। तो ये बेटा क्या था बताना, रिस्क थे इंटरनल कंट्रोल के, जो कि आईटी के इन्वायरमेंट में हम इम्पोज करे गए हैं इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, है ना? तो रिस्क हमने पढ़ लिए। आप पढ़ सकते हो, इसमें दुनिया भर की चीजें लिख सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है ना? तो इसमें आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो जो डिमेरिट्स हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की, एक ऑटोमेटिक सिस्टम की, कंप्यूटराइज सिस्टम की। डन, चले आगे। आइए। मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि आज क्या ही हो रहा है ये। क्या बोला आप लोगों ने? अगली स्लाइड थोड़ी मजेदार है। 4:30